मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं आज हमराही प्रोग्राम लेकर के, और आज है 5 सितंबर, यानी आप सब जानते हैं आज है शिक्षक दिवस। तो आपको सबसे पहले हमारे सभी श्रोताओं को रेडियो मधुबन की ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, हमराही कार्यक्रम समाज को शिक्षित करने का, समाज में जागरूकता लाने का ही एक नाम है, और एक शिक्षक का भी यही काम है। तो इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे तो हर कार्यक्रम कुछ न कुछ सिखाता है, उम्मीद यही करते हैं कि आज का कार्यक्रम भी आप सबके लिए प्रेरणा देने वाला हो, आप सबको जीवन के संघर्षों से रूबरू करवाने वाला हो। और इसीलिए आज हमने एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में 2 विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया है, जो कि आज अपनी कहानी अपनी जुबानी बयां करेंगे। और आप सब हमराही के सफर में अब तक हमारे भागीदार बने हैं, इसके लिए रेडियो मधुबन आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। चलिए तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और इनवाइट करते हैं आज हमारे इस प्रोग्राम में श्री मुकेश शर्मा जी को और स्वाति जी को। मुकेश जी और स्वाति जी आज देश की राजधानी यानी देश के दिल से हमारे बीच में जुड़ रहे हैं और दिल से भी जुड़ रहे हैं। तो मुकेश जी और स्वाति जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू संदीप जी। थैंक यू संदीप जी, हमें इनवाइट करने के लिए। और इस पावन अवसर पर मैं समझता हूँ संसार में अगर कोई सबसे बड़ा त्योहार है जिसको एज स्टूडेंट आप हमेशा जिंदगी भर चेरिश कर सकते हैं, वो है शिक्षक दिवस। मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ये दिवस। धन्यवाद आपका। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो हम सबसे पहले स्वाति जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताएं कि आप कौन सी डिसेबिलिटी है आपको, आप क्या कर रहे हैं आजकल, और थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड भी प्लीज। स्वाति मैम। जी बिल्कुल संदीप जी। संदीप जी, मैं रहने वाली झारखंड की हूँ। मेरी स्कूलिंग भी वहीं से हुई। स्कूल के बाद एक बार स्कूल में अगर मैं अपनी कहानी बताती हूँ इन शॉर्ट, तो स्पोर्ट्स हो रहा था, स्पोर्ट्स कार्निवल, और जैसे हाउसेस के बीच में मैचेस हो रहे थे, तो इट वाज अ फुटबॉल मैच, और वो बॉल आके मेरे आईज में हिट कर गई थी। उसके बाद से मेरे को विजन प्रॉब्लम, मतलब मेरा विजन लॉस होना शुरू हो गया। और धीरे धीरे करके जब तक हम अपना +2 12th कंप्लीट किए और कॉलेज फर्स्ट ईयर में आए, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते करते मेरी विजन बिल्कुल नील जैसी हो गई, क्योंकि जैसे मेरे को प्रिंटेड बुक्स नहीं पढ़ पाते थे हम, थोड़ी चलने फिरने में, रोड क्रॉस करने में प्रॉब्लम होने लगी, लोगों को पहचानने में प्रॉब्लम होने लगी। फिर डॉक्टर वगैरह के पास गए, तो डॉक्टर ने फिर आरपी के बारे में बताया कि आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा है और धीरे धीरे करके आपका विजन बिल्कुल चला जाएगा। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जैसा बोला था उस अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे करके मेरा विजन लॉस हुआ और बिल्कुल ही मेरा पढ़ना बंद हो गया। और अब आज के डेट पे आई हैव ओनली लाइट परसेप्शन। मेरे को सिर्फ लाइट पता चलती है, दिन है रात है, कमरे में लाइट जल रही है नहीं जल रही है, दैट्स इट। बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है। आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन इंग्लिश, और उसके बाद मैंने AICB से IT कंप्यूटर कोर्स किया इन एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग, और उसके बाद फिर हम अभी HCL टेक्नोलॉजीज में एज अ एक्सेसिबिलिटी कंसल्टेंट वर्किंग है। मेरे को 5 साल हो गए इस मतलब
करंट जॉब में, और ऐसे ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा 10 साल का है। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। स्वाति जी, तो कौन सी क्लास में रहे होंगे आप जब ये फुटबॉल लगी आपको? ये हम थे 11th में, और हाँ 9th से मेरे को, जैसे चश्मा तो हम लगाते थे क्लास 1 से ही, बट वो मैनेजेबल था। बट 11th में जो बॉल लगी तो वो 2 साल में काफी रिड्यूस हो गया मेरा विजन। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये कंसर्न था कि आपको मतलब कुछ हल्का सा विजन का प्रॉब्लम है, ये था कहीं ना कहीं कंसर्न ना? जी, मतलब वो बिल्कुल वैसा था कि -5 का है या -4, मतलब जो नॉर्मली जो एक मायोपिक होते हैं। फैमिली में किसी और को रहा कभी ये प्रॉब्लम? नहीं, कभी नहीं रहा, आज भी नहीं होगा? नहीं। गुड, वेरी नाइस। और आपने बताया कि आपकी फैमिली में कौन कौन है वहाँ झारखंड में? मेरे मम्मी पापा हैं, वी आर 3 सिस्टर्स। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। और हम लोग की शादी हुई 2011। हमारी शादी को भी 10 साल हो गए हैं। एंड वी हैव 5-year-old डॉटर। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या नाम है गुड़िया का? हमशिखा। हमशिखा, वाह, क्या मतलब हुआ इसका स्वाति जी? सर, इट्स अ नेम ऑफ गॉडेस सरस्वती। अच्छा, गुड गुड। संस्कृत में प्रोनाउंसिएशन है इसका हुमशिखा। हुम मतलब हवन। अच्छा, हवन की जो देवी होती है, तो गॉडेस सरस्वती हवन की देवी मानी जाती है। जी जी जी। क्योंकि हुमशिखा संस्कृत में लिखा जाता है और इंग्लिश में HUM हो जाता है वो, राइट, इसलिए प्रोनाउंसिएशन बदल के हमशिखा हो गया है। राइट राइट राइट, बहुत खूब। चलिए, तो श्रोताओं, मुकेश जी ने बताया आपको हमशिखा का मतलब। अब क्यों ना मुकेश जी से भी हम जानकारी प्राप्त करें। मुकेश जी, आप भी हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आपके जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में भी बताएं, और क्या कर रहे हैं आजकल आप, ये भी बताएं। मैं शुरू करता हूँ। मेरा जन्म वेस्ट बंगाल में एक जगह है रानीगंज, कोल माइंस के लिए बहुत फेमस है जी, वहाँ पे हुआ था। फिर मेरी थोड़ी एजुकेशन वहीं पे हुई, करीब 8 साल की एज तक जी। फिर मेरे पिताजी को पता चला कि जो बच्चे इस तरीके से डिसेबल्ड होते हैं, ब्लाइंड होते हैं जी, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स हुआ करते हैं। और उन्होंने फिर कोशिश करके मेरा एडमिशन यहाँ दिल्ली में स्कूल है लोधी रोड में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन जी, जिसको BRA के नाम से भी ज्यादातर लोग जानते हैं जी जी जी। वहाँ पे मेरा एडमिशन कराया, मेरी स्कूलिंग वहाँ चालू हुई। फिर करीब 2 साल के बाद मेरे फादर को पता चला कि स्पेशल स्कूल के अलावा एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम जी, जिसमें डिसेबल्ड बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल की सुविधा न रख के जी, उनको जैसे आम स्कूल होते हैं उन्हीं स्कूल में डाला जाता है बच्चों को, और वो सभी नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाई करते हैं जी। बस फर्क इतना होता है कि जब वो स्कूल के बाद वापस अपने हॉस्टल में आते हैं तो उनको जो चीजें स्कूल में वो क्लियर नहीं कर पाए या जो टीचर्स वहाँ पे क्लियर नहीं करा पाए वो चीजें वहाँ पे पढ़ाई जाती है। इसका मतलब रिसोर्स टीचिंग होती है। जितना आपको स्कूल में करा दिया गया, वेल एंड गुड, मतलब एक तरह से फिनिशिंग हो जाती है स्टूडेंट की वहाँ पर। तो ये इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो है NAB दिल्ली, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली ब्रांच का, अपने आप में सिर्फ इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड फेमस है। तो फादर ने मेरे को वहाँ पे एडमिशन कराया, जिसके बाद मैंने स्कूल अपना रेगुलर स्कूल शुरू किया और वहीं से मैंने अपनी 12th करी। फिर हिंदू कॉलेज में मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टार्ट किया। सेकेंड ईयर खत्म करते करते मैं जॉब करना शुरू कर चुका था। अच्छा, गुड। हाँ जी, तो मुझे फाइनल ईयर अपना स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करना पड़ा। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने के बाद मुझे कोई मौका नहीं मिला कुछ और करने का, या समय नहीं मिला आप कह सकते हैं। जी 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 जी। मेजरली मैं ये मानता हूँ कि एजुकेशन आपको एक समय पर लगकर अपनी कंप्लीट कर लेनी चाहिए जी। अगर आप बीच में इनकम के तरफ चले जाते हैं तो शायद आपका मन जो है ज्यादातर फिर अब इनकम की साइड में ही रह जाता है और आपकी एजुकेशन को बहुत नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने जी। आपको अपनी मतलब अगर कोई पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या नहीं है आपके पास, तो आपको अपनी एजुकेशन लग कर एक बार कंप्लीट कर लेनी चाहिए। फिर चाहे आप MA, ग्रेजुएशन, MA या PhD, डॉक्टरेट जो भी आप करना चाहें, उसको एक बार लगकर आपको खत्म करना ही चाहिए, जरूरी है वो।
मैं बहुत मतलब स्वाति की इस बारे में बहुत बड़ी तारीफ करूंगा कि इन्होंने शादी के बाद भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखी। क्या बात है। एमए जो है उन्होंने शादी के बाद अपनी कंप्लीट करी है जी। बहुत मेहनत लगती है उसके अंदर, पर हर पर्सन के लिए शायद इतनी मेहनत करना पॉसिबल ना हो, तो अपनी मेहनत के ऊपर आप विश्वास तो रखें, लेकिन कोई चैलेंज उसके आगे ना आए, इसलिए आप अपनी एजुकेशन पहले पूरी करें। मैंने 2004 से जॉब करना शुरू किया। आज लगभग आप समझ लीजिए 17 साल हो गए हैं, 17 इयर्स जी। तो बस यही है, छोटी सी लाइफ है। मैं एनईबी के साथ अलग अलग मोड पर जुड़ा रहा हूँ। एनईबी ने मुझे एजुकेशन दी जी। स्टूडेंट मुझे नर्चर किया टिल 12th। उसके बाद मैंने एनईबी में एज लाइब्रेरी कोऑर्डिनेटर भी काम किया, एज आईटी मैनेजर भी काम किया और एज डायरेक्टर प्रोग्राम भी काम किया मैंने उनके साथ। आज भी उनके साथ जॉइंट सेक्रेटरी, ऑनरेरी जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशन पे हूँ। फिलहाल मेरा जो ब्रेड एंड बटर का जो सोर्स है वो मैकडॉनल्ड्स है। मैकडॉनल्ड्स का जो यूएस कनाडा प्रोसेस है बैकग्राउंड में एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के लिए, उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ एज सीनियर एक्सेसिबिलिटी कंसल्टेंट। अब जैसे स्वाति बताई चुकी है, कहीं ना कहीं आप दोनों एक्सेसिबल टेस्टिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, दोनों ही सेम फील्ड से हैं एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग से। क्योंकि नेटिव यूजर हैं हम लोग, उस टेक्नोलॉजी के प्रमुख यूजर कह सकते हैं आप हमें, है ना। तो हमारे लिए एक तो आसान भी हो जाता है, हमारी समझ जो है उस चीज के लिए ज्यादा बेहतर रहती है और लोगों के कंपैरिजन में। प्लस खुद का इंटरेस्ट भी है और खुद को ये लगता है कि शायद हम ये काम करके अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उससे सेटिस्फैक्शन जो मिलती है वो आप अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन, किसी और जॉब में इस लेवल की सेटिस्फैक्शन ना मिलती है हमें। और इंटरेस्ट भी है, मतलब वी आर मोर इनटू कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर को चलाना, उसके हर चीजों को एक्सप्लोर करना और इन सब चीजों से डील करना, ये इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। तो ये आज के इस शिक्षक दिवस के अवसर पर जो लोग कहीं ना कहीं किसी भी वजह से शिक्षा से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं या हो चुके हैं, उनके लिए आप लोगों का ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुकेश जी, एज कंप्यूटर टीचर भी काम किया है, तो अभी भी बहुत सारे बच्चों का फोन आता है और शिक्षक दिवस पे विश करते हैं। जी जी जी, क्या बात। मेरे को भी AICB में मौका मिला था 3 महीने के लिए एज अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर काम करने का। गुड। टीचिंग मतलब डिग्निफाइड ऐसे फील होता था जब कहते थे मैम ये कैसे होगा, ये सिखा दीजिए, और जब वो सिखा देते थे, वो सीख जाते थे, तो वो जो एक हैप्पीनेस है ना, वो अंदर से जो खुशी, वो बयान नहीं किया जा सकता। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। तो शब्दों में ढालना बहुत मुश्किल है। आप आज भी देखिए, आपने शायद किसी बच्चे को कभी पढ़ाया हो जी, और वो आज आपसे बेहतर पोजीशन पे कहीं जॉब कर रहा हो, फाइनेंशियली आपसे ज्यादा सिक्योर हो, जी जी जी, ईर्ष्या नहीं होती है उससे, वो खुशी, उसका कोई मुकाबला नहीं है उस खुशी का। हाँ, उससे आप गदगद हो जाते हैं, खुशी की जो फीलिंग है वो गदगद हो जाती है। जी 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 जी। और देखिए, आप दोनों भले ही मतलब प्राइवेट कंपनीज के साथ वर्क कर रहे हो, आप लोगों का जो जॉब है वो बिल्कुल अलग तरह का हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर भी एक टीचर है। हाँ है, और हमारे नन्हे मुन्ने साथी के साथ अब वो टीचर वाला जो एंगल है वो वापस पनप रहा है और अपने चरम पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो मुकेश जी, जरा ये भी बताएं श्रोताओं को कि स्वाति जी से मिलने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? अच्छा, बहुत राज की बात नहीं है वैसे, शायद सुनने वालों में से अधिकतर लोगों को पता ही होगा। मैंने AICB, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, पद्मश्री कौल साहब हैं, जवाहरलाल कौल जी, आदरणीय कह सकते हैं, पद्मश्री से ज्यादा बढ़िया आदरणीय है कौल साहब। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका कम्युनिटी को। जी 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 जी, बहुत, मेरे लिए तो बहुत मतलब गुरु की तरह है मेरे लिए तो जी। तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे काम करने का मौका मिला और स्वाति तभी वहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी। मुलाकात वहाँ पे हुई और फिर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन है कोड फैक्ट्री मैंने ज्वाइन कर लिया। स्वाति ने AICB में एज ट्रेनर जॉब ज्वाइन कर लिया था। फिर स्वाति आगे मूव करी, बैरियर ब्रेक टेक्नोलॉजीज में स्वाति ने जब जॉब शुरू करी। फिर आपसी समन्वय से और बातचीत से हमें ये समझ में आया कि हम एक दूसरे को शायद पसंद करने लगे हैं, और फिर हमने बताया, माता पिता को बताया और समझाया भी। मतलब
ऐसा नहीं है कि सब चीजें आसान रही। शुरू में दोनों तरफ से, मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, मेरे माता पिता को लगता था कि तुम्हें तो दिखता है, थोड़ा तो दिखाई देता है, एटलीस्ट तुम अपने बराबर वाला तो ढूंढ ही सकते हो। अगर कंप्लीटली ब्लाइंड ना ढूंढो तो कम से कम लो विजन ढूंढ लो, या फुल कंप्लीट साइटेड नहीं ढूंढ सकते तो लो विजन। तो मैंने उनको बड़े आसान शब्दों में एक बात बताई कि मान लीजिए कल को अगर मैं कोई ढूंढता हूँ और कल को उसकी विजन पूरी आ जाती है, जो भी अगर है। जी मुकेश जी, तो आप बता रहे थे कि आपने फादर को समझाने की कोशिश की। मैं यही बता रहा था कि मैंने फादर साहब को समझाने, मतलब फादर मदर दोनों को ही समझाने की कोशिश की कि जी जब हम ऐसे ढूंढ लेते हैं कि चलिए हमसे कमजोर तबके का या इकोनॉमिकली बैकवर्ड से आप शादी कर लें, क्योंकि शायद मजबूरी में कर भी देते हैं कई लोग अपने बच्चों की शादी की, चलो ठीक है जिस घर में जा रही है लड़की वो तो कम से कम अच्छा परिवार है जी। बट मान लीजिए फ्यूचर में कभी उसको अगर ये एहसास हुआ कि शायद वो थोड़ा रुक जाती या थोड़ा और पढ़ लेती तो उसको कुछ अच्छा मिल सकता था, उस दिन मैं उससे नजर ना मिला पाऊंगा। तो वो जो सिचुएशन है उस चीज को मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा और उस समय मेरे लिए बड़ा अजीब सा माहौल हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए अपने बराबर का इंसान, एटलीस्ट सोच में बराबर, शायद फाइनेंशियली बराबर हो ना हो, पर सोच में बराबर, एबिलिटीज में, डिसेबिलिटीज एबिलिटीज में बराबर इंसान अगर मिले तो एक बेहतरीन चॉइस बनती है, जिसको मेरे पापा मम्मी ने अच्छे से समझा जी। और फिर जब वो स्वाति से मिले जी, वो मतलब ये चीज समझ में आ गई कि डिसेबिलिटी से शायद कोई मतलब नहीं है, इंसान दिल का और उसके स्किल्स से के हिसाब से वो अच्छा होना चाहिए। तो मेरे साइड से तो मानने में इतना ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ और वो मान गए। स्वाति अपनी तरफ से बताए। बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे हैं मुकेश जी। जैसे एक तो ये मुझे मतलब जानना है कि स्वाति मैम से डायरेक्ट मतलब शादी की बात कैसे शुरू हुई? मिलना अलग चीज है, दोस्ती अलग चीज है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ये कैसे ज़हन में आया? ये शायद हमें समझ में ना आता कि अगर हमें कई लोगों ने हमें मतलब कई लोगों को ऐसा शक हो गया था, आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है कि कोई खिचड़ी पकड़ी है। हाँ, कोई खिचड़ी पकड़ी, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा। और वो खिचड़ी लोगों ने जब कहा तो हमने एक बार उसको मतलब कहते हैं ना, एक बार रीथॉट करना। कहते हैं कि लोग अगर कहना शुरू कर देते तो वो फिर फीलिंग्स भी अपने आप जनरेट होना शुरू हो जाती हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। इतना मुझे इतनी याददाश्त मेरी इतनी अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, बताएं, आप तो बताएं प्लीज जी। तो हमने अपने पेरेंट्स से मतलब अपने पेरेंट्स धीरे धीरे बताना शुरू कर ही दिया था। स्वाति ने भी अपने पेरेंट्स को बता ही दिया था जी। और हम दोनों के साथ एक बड़ी अच्छी बात ये है कि हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ बड़े ओपन रहे हैं। हमारी अगर किसी से ज्यादा बातचीत होती है या कोई हमारा अच्छा फ्रेंड बन जाता है तो हम अपने पेरेंट्स को बता के ही रखते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारे पेरेंट्स को हमारी लाइफ में क्या चल रहा है ना पता हो, तो पता होता है जी। तो उसी दौरान मतलब जब बात हुई तो दोनों के पेरेंट्स ने ऐसे एकदम से बोला था कि अभी हाँ मत बोलना कोई चीज के लिए, हम पहले देखेंगे समझेंगे। उन्होंने ही देख समझ के फिर आपस में डिसाइड किया, देन वी गॉट टुगेदर। लेकिन आप दोनों में किसने पहले पहल की, ये बताइए। मैं झूठा नाम लगा दूं तो स्वाति का लगा देता। इसका मतलब आपने पहल की। पहल की इसलिए जी स्वाति जी बताएं जी। कि मतलब ऐसा था कि दोनों के तरफ से ही इज द एल्डेस्ट, अपने घर में ये सबसे बड़े हैं, तो इनके ऊपर शादी का प्रेशर थोड़ा ज्यादा था कि आप अब बड़े हो रहे हो, या 28, आप 27 के हो गए हो, 28 के हो गए हो, अब आप शादी कर लो टाइप्स, आपको करना ही है। जी। तो फिर उनको लगा कि क्योंकि ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिंग अ साइटेड वुमन, इनके अपने कुछ कंसर्न्स थे या जो भी था जो इन्होंने अभी शेयर किया। तो फिर इन्होंने मेरे से डायरेक्ट पूछा कि, और उस समय मेरे भी ऐसे था कि मेरी फैमिली भी अब सोच रही थी, मेरी मम्मी तो ये तक भी कह रही थी कि तुम्हारी शादी नहीं होगी तो मेरे तो प्राण ही नहीं निकलेंगे। और मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? तो ये काइंड ऑफ एक ज्यादा उनके दिमाग में ज्यादा ही इस बात का मतलब कहीं ना कहीं रहा होगा कि यार मैं जीते जी, मतलब एक होता है ना वो
हाँ। मेरी लड़की की शादी कर दो। नहीं, हम अभी हैं तो हम तुमको देख रहे हैं, तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है कि मेरे जाने के बाद हम ये उम्मीद कर लें कि वो भाई भाभी तुम्हारा ख्याल रख लेंगे टाइप्स, क्योंकि हम लोग तो सिस्टर्स ही थे, वो दोनों की शादी हो चुकी है, वो लोग अपने लाइफ में बिजी हैं, तो ये सब इस तरह की चीजें थी। तो एज वी वर फ्रेंड्स तो हम लोग आपस में बात किया करते थे। तो इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन एक दिन मेरे से यही कहा कि यार हम लोग एक दूसरे से ही शादी कर लेते हैं। क्या बात है, वाह। मतलब बिना किसी भूमिका के सीधे कह दिया। हाँ जी, वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत कूल जी। तो फिर और उन्होंने मेरे को ये भी एक ऑप्शन दिया कि देखो तुम डायरेक्ट मम्मी पापा से नहीं बात कर पाओगी तो अपने सिस्टर्स से कर लो, या अपने मम्मी पापा से बात कर लो। इन्होंने बता दिया कि मेरी फैमिली में भी हम लोग 3 सिबलिंग्स हैं ऐसे ऐसे, और तुम्हारे बारे में तो मेरे को पता ही है, तो बात कर लो। तो हमने ठीक है, बात करके देखते हैं। फिर बात किया तो मम्मी ने भी जैसे पूछा फैमिली कहाँ की है, क्या करती है, फादर क्या करते हैं, ठीक है, ये सब पूछा तो उन लोगों को ठीक लगा। तो फिर वो लोग सोचे कि ठीक है हम लोग बात करने के लिए आएंगे। फिर तो पहले तो उन्होंने सिस्टर्स को भेजा, मेरी दोनों सिस्टर्स तब यहाँ दिल्ली में ही रहती थी। फिर वो लोग आई थी यहाँ मिलने, घर देखने, मम्मी पापा सबसे बात की। उन लोग को भी अच्छा लगा, मतलब लगा कि हाँ हम ही लोग की फैमिली जैसी है, छोटी सी जी, कोई ज्यादा मतलब वो तामझाम नहीं है जी। तो फिर दे ऑल अग्रीड। गुड। तो स्वाति जी, आपके पेरेंट्स ने मतलब तुरंत हाँ कर दी या कुछ समय लिया उन्होंने? मम्मी को थोड़ा लगा समझने में। पापा वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि मेरे फैमिली में कुछ ऐसे है केसेस जिनकी मतलब शादी वगैरह नहीं हुई है। अच्छा। और जो कि वो लोग बिल्कुल नॉर्मल हैं, जबकि मतलब एज निकल गई, उनकी एज निकल गई बिल्कुल। तो उस एग्जाम्पल को देखते हुए पापा वॉज लाइक कि ठीक है, जो मिल रहा है वो ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, बाकी सब तो ठीक है ना, फैमिली भी छोटी है, मतलब जो लड़का है वो उसकी भी अर्निंग भी अच्छी है, कोई वैसा है नहीं, तो दिक्कत क्या है, और उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोगों को क्या दिक्कत है। और उस समय दीदी लोग यहाँ दिल्ली में ही थी, तो एक वो भी था कि चलो सिस्टर्स भी हैं ही यहाँ, इन केस कुछ होता है प्रॉब्लम या कुछ डिफिकल्टीज आती है तो दे कैन ऑल्सो हेल्प, ये सोच करके भी। और मम्मी को लगा कि डॉक्टर्स तो कहते हैं इलाज आ जाएगा, और इलाज आने के बाद आंखें आ गई फिर क्या होगा। तो पापा वाज कि तो तुम इतने टाइम तक पहले वेट करोगी, फिर एज निकल जाएगा, फिर वैसे कोई लड़का नहीं मिलेगा इसको। ये सब बातें थी। स्वाति जी, जब हम किसी को पसंद करते हैं और खासकर जब विवाह की बात आती है तो माइंड में बहुत सारी चीजें रहती कि अच्छा ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये चीजें हमारी मैच कर रही हैं। आजकल हम देखते हैं कई हमारे फील्ड में भी हम देखते हैं कि लोगों का लुक्स को लेकर के काफी कंसर्न रहता है। आपके माइंड में क्या क्या चीजें चल रही थी? आपके माइंड में क्या कभी इस तरह की चीजें रही उस दौरान जब आप दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे? मेरा शुरू से सिर्फ एक ही कंसर्न था कि बस मेरा हस्बैंड फेयर होना चाहिए, क्योंकि हम फेयर हैं। एंड ही इज फेयर, तो मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उस समय ये बहुत मतलब बहुत हेल्दी थे। मोटा था बोलो ना। तो मेरी फैमिली को थोड़ा लगता था कि फेयर थोड़ा अजीब सा है। वही चीज ना, क्योंकि कई फैमिली के हिसाब से भी हमें कई बार डिसीजन देखने पड़ते हैं, इन चीजों को देखना पड़ता। जी बताएं स्वाति जी। तो मेरी मम्मी सिर्फ यही बोली कि देखो वो मतलब हेल्दी बहुत है, और बाकी तो देखो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक से अगर कपड़े वपड़े अच्छे से पहन ले तो स्मार्ट लगता है। मतलब एक्सप्लेन भी अपने तरीके से। तो हम उनको यही बोले थे कि देखो मम्मी मेरे को तो वैसे भी नहीं दिखता, ठीक है, तो मेरे को इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कैसे दिखते हैं। जी। देन शी सेड कि ठीक है, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग को क्या दिक्कत, हम तो तुमको सिर्फ बता दिए कि वो कैसे लुक वाइज वो कैसे लगता। तो फिर ट्रेडमिल गिफ्ट की क्या किया? नहीं, लेटर ऑन ये डायबिटिक हो गए तो इनका हेल्थ ऐसे ही डाउन हो गया। अच्छा। अब ये मेरे से भी पतले हैं, हम मोटे हो गए। अच्छा। जी मुकेश जी कुछ कह रहे थे?
मैं बस यही कह रहा था कि जो स्वाति की सिस्टर है, बड़ी दीदी जी, उन्होंने तो पहला ऑब्जेक्शन यही डाला था कि बहुत मोटा है। और दूसरी बात यह है कि मेरा मतलब मैं बहुत कैजुअल हूँ कपड़े पहनने के मामले में। तो जब वो दोनों सिस्टर जब आई थी तो मैं शॉर्ट्स पहन के बैठा हुआ था। चेंज नहीं किया, मतलब अच्छा, मेरी मम्मी ने मुझे कहा भी कि आप तुम चेंज कर लो बिल्कुल था। तो मैंने कहा आज नहीं 2 साल बाद तो इनको ये शक्ल पता चलेगी ना। तो झूठ बताने से या प्रिटेंड करने से क्या फायदा। जी, मैं से ही उनके सामने आया, मैंने बात करी और उसका फायदा भी है। उन लोगों को ये चीज समझ में आ गई। दीदी को आज भी जब दोनों दीदी से मेरी अच्छी बात होती है, मम्मी पापा से भी बात होती है, तो उन लोगों को अच्छे से पता है कि ये प्रिटेंड कुछ करता नहीं है, जो है सो है, जैसा है जो दिखेगा वही बिकेगा टाइप्स। तो मतलब सरल सी जिंदगी है, उसमें कुछ प्रिटेंड करने लायक है नहीं। मेरे दोस्त लोग भी मुझे कई बार 4-5 साल बाद अगर उनका फोन आता है कि तेरे बात करने के लहजे में और किसी चीज में तेरे में बदलाव है ही नहीं। मैंने कहा बदलता इंसान शायद वही है जिसमें प्रिटेंड करने की भावना है, जिसमें नहीं है वो नहीं बदलेगा। बिल्कुल सही। जी 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 जी, बहुत खूब, बहुत खूब। तो स्वाति जी, आपकी दोनों जो सिस्टर्स हैं, बड़ी सिस्टर्स, वो तो मतलब साइटेड हैं? हाँ जी। और वो मैरिड भी हैं? जी। कभी इस तरह की कोई बातचीत हुई या कभी आप सोचा कि भाई उन लोगों की लाइफ में, यानी उनकी जो फैमिली लाइफ है और आपकी जो फैमिली लाइफ, उसमें किसी तरह का आपको लगता है कोई डिफरेंस, कोई चेंज लगता है, या जैसे वो लोग जी रहे हैं, जैसे वो लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वैसे ही आप दोनों भी कर रहे हैं? दो आप दोनों ब्लाइंड हैं, वो लोग साइटेड हैं, कोई फर्क है क्या? बताइए जरा। संदीप जी, मेरे को कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस लगा नहीं। एक चीज में लगा कि वो लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं अपनी फैमिली की, हम थोड़ा कम लिए हुए हैं। okay. बस तो मेरी लाइफ उनसे ज्यादा स्मूथ है एक्चुअली। okay. और हम अपने करियर पे ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। और जहां तक बच्चे की एजुकेशन को लेकर है तो आई एम ऑन माई टोज। मेरे को हर चीजें अपनी बेटी का खुद करना पसंद है, चाहे जब वो न्यू बॉर्न थी तो उसकी आप सेवा कह लीजिए, उसको खिलाना पिलाना, पेरेंटिंग। जी जी जी, वो सब वो। और उसमें मतलब मेरी मदर इन लॉ का भी कोई ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। उनको अच्छे से पता है कि हाँ हाँ स्वाति ये चीज कर सकती है, तो वो काफी कुछ मेरे ऊपर छोड़ी हुई हैं। वो भी कोई मतलब वैसे ऑब्जेक्शन नहीं करती या अपना कुछ इनपुट नहीं देती हैं अनटिल एंड अनलेस कि हम उनसे जाके हेल्प मांगे। लेकिन जब मेरे को जरूरत पड़ती है कुछ, जैसे अगर वो कुछ राइटिंग पार्ट है, कुछ चेक करवाना है, वो अगर मेरे को हेल्प चाहिए, चाहे इनसे हेल्प चाहिए मेरे हस्बैंड से या मेरी मदर इन लॉ से, तो वो बेशक वो चीज करती हैं। लेकिन उसके खिलाने पिलाने, उसके कपड़े पहनने, उसके ड्रेसअप, हर चीज A to Z जो चीज है वो टोटली इज हैंडल्ड बाय मी। और ये तो मेरे को। और मुकेश पूरी तरह से सेटिस्फाइड है? ये आप इनसे पूछिए। सेटिस्फैक्शन जो है बहुत है ना, वेग टर्म है। इंसान शायद, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं, मेरा मतलब है मुकेश जी, फैमिली को मैनेज करने को लेके, पेरेंटिंग को लेकर के एक होता है ना कि नहीं कभी कई बार होती है कंप्लेंट्स होती हैं, लॉट्स ऑफ, है ना? वो जीवन भर रहेगी कंप्लेंट जीवन भर रहेगी। आज छोटी छोटी बातों की, बड़ी बड़ी बातों की कंप्लेंट जीवन भर रहेगी। और शायद स्वाति अग्री करेगी कि मुझे भी उससे कंप्लेंट है और उससे भी मुझसे है। अगर रिश्तों में ये नोकझोंक ना रहे तो रिश्ते बड़े फीके फीके से या फ्लैट सरफेस वाले हो जाएंगे। आप ये मान के चलिए, मैं सबको मतलब यही बताऊंगा कि कंप्लेन हमेशा रहेगी। आप ये मत सोचिएगा कि कोई दिन आएगा जब आप पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाएंगे या पूरी तरह आपके पास कोई कंप्लेन ही नहीं रहेगी। जी, स्वाति जिस तरीके से बच्चे को पढ़ाती है, रोज पढ़ाती है, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं रोज पढ़ने वाले बच्चों में से था ही नहीं। जी, इतनी बार मैंने एग्जाम से पहले किताब उठाई और कहते हैं ना, सिलेबस चटकाया, अगले दिन एग्जाम दे दिया, अगले दिन एग्जाम दे दिया। मैं उन बच्चों को जी 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 जी, अगर मैं अपने टीचर्स को याद करूं तो मेरे को याद आता है कि मैं उन शैतान बच्चों में से आता है कि जिनके आगे टीचर्स हाथ जोड़ लें, जी बेटा माफ करो, तुम जैसे मर्जी पढ़ लो। और स्वाति का मन है कि मेरा बच्चा रोज पढ़े,
ठीक है, तो उस चीज से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन वो पढ़ाती है, मुझे फिर भी अच्छा लगता है। वो आज के जमाने के हिसाब से वो भी जरूरी है मुकेश जी। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, आज के जमाने के हिसाब से वो भी जरूरी है, पर एक बच्चे का मन भी होता है ना। अब हमारा बच्चा ऐसा है कि आप उसे आज मैथ्स में लीनियर इक्वेशन मतलब स्ट्रिक्ट टीचर जो है वो स्वाति जी हैं। हाँ, डेडिकेटेड प्लस वेरी हार्ड वर्किंग टीचर है वो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उसके हार्डवर्क का ना रिजल्ट भी दिखता है। मेरा क्वेश्चन दरअसल उस दिशा में था आप दोनों को कि मतलब उन लोगों की लाइफ के एंजॉयमेंट में और आप लोगों के लाइफ के एंजॉयमेंट में क्या कोई डिफरेंस है, मतलब किसी तरह के का? अब बहुत मतलब डिफरेंस है जी। शायद मैं अगर कहूँ डिफरेंस है तो हम ज्यादा मजे की लाइफ ले रहे हैं। यही समझाना चाहते हैं हम लोगों को एग्जैक्टली कि अगर आपके पार्टनर के साथ आपका वेवलेंथ में कुछ चीजें मैच होती हैं। अब मैं आपको एक बड़ा सरल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक हाथ को दूसरे हाथ में बांधने की कोशिश करें जी, तो जो हाथ आपके दूसरे हाथ में सही से बंध जाए जी, वही आपके लिए सही चॉइस है जी। दोनों हाथ अगर फ्लैट रहते तो नहीं बन पाते ना। जी जी जी। सारे एजेस बराबर रहते तो वो एक दूसरे से बन नहीं पाते। बिल्कुल। एजेस ऊपर नीचे हैं इसीलिए वो बंध पा रहे हैं। जी 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 तो जी। ये ऊपर नीचे वाली जो चीजें वो है आपकी प्रॉब्लम्स, वो कॉम्प्लिकेशंस, वो शिकायतें जी, उस की रोजमर्रा की भाग दौड़। लेकिन जब आप आपस में नजदीक आते हो तो वही ऊपर नीचे होने की वजह से आपके अंदर जो जकड़ बनती है, जो टाइटनेस बनती है आपके हाथ की बॉन्डिंग में जी, उसी का मजा है जीवन में। तो मतलब कहने का सार यह है कि दीदी जो भी आप अगर इनके सिस्टर के बारे में बात करें, चाहे मेरी सिस्टर ब्रदर के बारे में बात करें जी, तो उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होंगी जी, पर वो शायद अपनी प्रॉब्लम्स को अपना खुद बेहतर नजरिए से देख पाते होंगे या समझ पाते होंगे। बिल्कुल सही है जी। जब मैं अपने आप को देखता हूँ, हाँ तो वही जी, जब मैं अपने आप को और स्वाति को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हम लोग बेटर पोजीशन पे है। वी आर इन ग्रेट लव बॉन्डिंग। कुल मिलाकर के आप दोनों को मानते हैं कि आप दोनों का डिसीजन परफेक्ट है? जी। कभी कभी लगता है कि वो डिसीजन परफेक्ट नहीं है। झूठ नहीं बोलूंगा, कभी कभी जीवन में लगता है कि यार ये कहाँ मुसीबत मोल ले ली। शादी के शायद शुरू के दिनों में मैं अपने दोस्तों को कई बार एक वाक्य बोलता था, इंसान को पैदा नहीं होना चाहिए और अगर पैदा हो जाए तो बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब बचपन नहीं छोड़ना चाहिए। चलो बड़ा भी हो जाए तो शादी नहीं करनी चाहिए और शादी भी कर ले तो बच्चा नहीं करना चाहिए। ये जीवन की फिलॉसफी थी। पर आप इसी को जरा बड़े अच्छे अंदाज में देखिए जी। ये तो आप मतलब मूल सत्य है कि आप पैदा भी होंगे, सब कुछ है, बिल्कुल बड़े होंगे, उसमें जीवन आगे बढ़ेगा, ये सच्चाई है। जीवन आगे बढ़ेगा, बड़े भी होंगे, उसमें भी आपकी मर्जी नहीं। शादी पे आपकी जरूर मर्जी आती है, पर मैं कहता हूँ वो मर्जी सिर्फ आपकी 10% होती है, बाकी 90% तो आपको सोसाइटी करा ही देती है शादी, है ना। अच्छा, जब शादी हो गई तो फिर अल्टीमेट एम भी है कि भाई हमारा एक सुंदर बालक हो, बिल्कुल बालिका हो, अल्टीमेट एम यही है जी 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 जी, आपका फुलफिल हो जाता है। अब लगे उस रेस में कि हमारा बच्चा भाई एक नन्हा पौधा है, अच्छा फल वृक्ष बने। मेरी जो महत्वाकांक्षा है वो ये कि भले ही बिटिया बहुत पढ़े चाहे ना पढ़े, पर वो एक अच्छी इंसान बने। जिस तरीके से स्वाति की और मेरी सोच है दुनिया के प्रति कि आपको अपना कर्म करना है। स्वाति और मुझ में एक डिफरेंस, मतलब बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में। अगर आप देखें तो स्वाति बहुत धार्मिक है। अच्छा। वो पूजा पाठ बहुत करती है जी। मैं सिर्फ धार्मिक हूँ। मैं मतलब न पूजा पाठ के नाम पे मैं सुबह ईश्वर को नहा धोकर प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ और एक गायत्री मंत्र का जाप कर लेता हूँ, बस इतना ही। और स्वाति घंटों, स्वाति ने न जाने कौन कौन से व्रत करती है, ठीक है। हालांकि मुझे उसमें कई बार गुस्सा भी आता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम इतना क्या करती हो, है इतना कौन सा खाती हो कि तुम्हें इतना व्रत करने की जरूरत है। और मैं व्रत जब करता हूँ जब मुझे लगता है कि पेट थोड़ा खराब हो रहा है, रिलैक्स अ लिटिल बिट, तब जब थोड़ा ब्रेक चाहिए पेट को है जी। तो उस तरीके के डिफरेंसेस है। मतलब आप सोचिए मुझे और स्वाति में इतने डिफरेंसेस है कि अगर आप गोभी का नाम लें तो स्वाति बोलेगी मैं फूल गोभी खाऊंगी और मैं बोलता हूँ मैं बंद गोभी खाऊंगा, पत्ता गोभी। जी जी जी। तो हमें गोभी भी एक दूसरे की पसंद नहीं है। और इसी का मजा है कि हम रेस्टोरेंट में जाके कभी इसकी पसंद का तो कभी मेरी पसंद का खा सकते हैं ना। तो और वैसे ही बच्चे को भी, कभी बच्चे को मैं अपनी पसंद का कराता हूँ, कभी अपनी पसंद का कराती है। तो शायद हमारी बिटिया को
बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड मिलने वाला है। दोनों तरफ ऐसा मिलने वाला है। तो वेरी गुड। तो अब मतलब स्वाति जी तो खाना बनाती होंगी आपके लिए? हाँ, स्वाति रेगुलर में स्वाति खाना नहीं बनाती हैं, वैसे अच्छा। खाना बनाती हैं वो। अच्छा। और टू बी रियली फ्रैंक, खाना मैं भी बनाता हूँ। हाँ, वही मैं पूछने वाला था नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने भी सीखा कि नहीं सीखा, मैं वही पूछने वाला। मैं मतलब शादी से पहले से ही मुझे खाना बनाना आता है। वेरी नाइस। मेरा मतलब फेवरेट प्लेस ऑफ जो हाउस होता है वो किचन ही हुआ करता था शादी से पहले। तो मतलब क्या है मुकेश जी, हमारे सामने कई बार आजकल ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जब लड़का पूछता है कि सर बस अच्छा सा घर का काम कर ले, बाकी कोई भी हो चलेगा, खाना वाना बना ले। तो मैं कहूँगा आप अच्छी तनख्वाह पाएं, अपनी जॉब को अच्छी तनख्वाह पाएं और एक मेड ले आएं। मतलब ये सुन करके थोड़ा सा लगता है, अरे भाई जैसे आपने भी सीखा तो कोशिश कोई भी कर सकता है, और कोशिश कोई भी कर सकता है। जी। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, आज भी अगर हम आपस में बात करें तो रोटी बनाने की जब बात आएगी ना, तो मैं और स्वाति दोनों थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि हमें नहीं बनानी रोटी। जी। आज भी दोनों को है बनानी। जी। और गोल शायद ना ही बने, गोल तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, ना मुझसे बनेगी ना इनसे बनेगी। जी। और सेकने में शायद मुझे थोड़ी आसानी होती है क्योंकि मुझे दिखता है। स्वाति को सेकने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, वो फुलाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर टेक्निक्स हैं उसकी करने की। तवे पे रख के आप फुला सकते हो। करने की इच्छा अगर आप रखते हो तो आप कर पाओगे, नहीं अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। मतलब सीधी सिंपल सी बात है, व्हेन यू डिजायर टू डू समथिंग यू विल बी एबल टू सक्सीड, बट इफ यू डोंट डिजायर इट्स हार्ड, इट्स इम्पॉसिबल टू सक्सीड। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। तो स्वाति जी, बहुत सारे लोग आज ये चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब में जाएं, सेफ लाइफ हो, सिक्योर हो। आप दोनों लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज से जुड़े हुए हैं, कभी ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, लाइफ सिक्योर नहीं है, जॉब सिक्योर नहीं है, ऐसा लगता है कुछ? नहीं, मतलब आई एम ओके, हम तो कभी इस डायरेक्शन में सोचे नहीं। बोलो। हाँ भी बोलो, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा लगता है। नहीं, मेरे को तो ऐसा कभी नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो, लोन, इस बात को ऐसे समझें कि लोन चाहे सिक्योर्ड लोन लो चाहे अनसिक्योर्ड लो, फाइनेंशियल टर्म्स में बात की जाए, लोन तो लोन है जी, आपको चुकाना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल सही है। जीवन में आप सिक्योर्ड पाथवे यूज कर लो चाहे अनसिक्योर्ड कर लो, चलना तो उसी पे पड़ेगा जी। तो हमारी किस्मत में ये वाला लिखा था। गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे याद है, मैंने एक बार जिंदगी में SBI का एग्जाम दिया जी, जो कि पूरा नहीं हो पाया मुझसे, मैंने खुद ही लिखा था। तो फिर मैंने उसके बाद कभी आज तक गवर्नमेंट जॉब ट्राई ही नहीं करी। और मेजर कारण ये भी हो सकता है कि मुझे एक के बाद एक नेक्स्ट जॉब मिलती गई, मेरी कोशिश के अनुसार मिलती गई, तो मुझे कभी उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। हाँ, आप अगर सिक्योर जॉब की बात करें तो मुझे कभी कभी लगता है कि यार काश मेरा भी कोई पेंशन प्लान होता, तो मैं ये सोच पाता कि इस एज के बाद मैं भी रिटायर हो जाऊंगा, या VRS लेके एक मोटा पैसा लेके मैं भी कहीं लेकिन मुकेश जी, आजकल गवर्नमेंट जॉब में भी पेंशन प्लान नहीं है। तो मैं खुश हूँ इस बात से कि वहाँ पे भी नहीं मिल रही है। अपने पेंशन फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, आप अच्छे से कर सकते हैं। जी। हम जब AICB में थे तो हम फिल जरूर करते थे, लेकिन हम हार्डली 1 या 2 एग्जाम्स देने गए होंगे, क्योंकि पता नहीं, मेरा एक माइंडसेट था कि मेरे से होगा ही नहीं, रिटन क्लियर हम कर ही नहीं पाएंगे। एक तो मेरे को ये एक मन में फीलिंग थी मेरी। दूसरा कि जितने भी, जैसे हम AICB में जब हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर थे तो वहाँ पे कुछ PNB के बैचेस आए थे ट्रेनिंग के लिए, कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए, तो उन लोग की हम बातें सुनते थे, या और भी कॉलेज गर्ल्स की बातें सुनते थे। तो सुन के ऐसा लगता था कि मतलब गवर्नमेंट जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं है। वो लोग रिजर्वेशन की बेसिस पे आपको नौकरी दे देते हैं, बट काम नहीं देते हैं, वो आपको बैठा देते हैं। तो तुम ना, मेरे को उस चीज से डर लगता था। मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं, फिर तो हम वही काम करेंगे जिसके लिए हम वर्थ हैं। बिल्कुल, हम क्यों जहां आपका पूरा उपयोग हो, आप वो काम करने का सोच रहे थे आप जी। तो और टेक्निकल लाइन में इंटरेस्ट था। जब हम मतलब जब कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे तब हमारे पास एक टेस्टिंग का कुछ आया था, फ्रीलांसिंग टाइप। तो मेरी उसमें जो फाइंडिंग्स थी वो अच्छी थी, तो फिर मेरा ऑटोमेटिक इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो गया। फिर मेरे को लगता भी था कि कंप्यूटर, मतलब मेरे को शुरू से कंप्यूटर को लेकर हम बहुत पैशनेट रहे, तो मेरे को नहीं लगा कि कभी मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या मेरा सीरियसली कोई इंटरेस्ट है। हाँ, टीचिंग में इंटरेस्ट था। मास्टर्स करने के बाद हम 1-2 बार नेट का एग्जाम दिए, बट
देन आप ऑफिस भी करो, बच्चा भी देखो, घर भी देखो, तो नहीं, इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि हम नेट की तैयारी कर सके। तो 2 बार ये नहीं हुआ, देन आई लेफ्ट कि अब रहने दो, अब मेरे बस का नहीं है। हम इससे अच्छा कि हम एक्सेसिबिलिटी के ही कुछ सर्टिफिकेशंस कर लें जो मेरे लिए फ्यूचर मतलब प्रमोशंस वगैरह में मेरे काम आए। और जहाँ तक जी बताएं, जॉब सिक्योरिटी की है, तो हाँ जी, अभी तक तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं। हाँ, मेरी पिछले वाली जॉब में मेरे को लगता था ऐसा, लेकिन अभी मेरे टचवुड मेरे करंट ऑफिस में ऐसा नहीं लगता है। और अब मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब लाइक 10 years आई हैव डन लॉट ऑफ लाइक वर्किंग। अगर अब मेरी जॉब कभी मान लो छूट भी जाएगी तो मेरे को लगता है कि ठीक है, मेरी बेटी को शायद ज्यादा जरूरत है मेरे गाइडेंस की, सो दैट कि हम उसको प्रॉपर वो डायरेक्शन दे सके उसको एजुकेशन में। तो मेरे को अब इस चीज से कोई इनसिक्योरिटी नहीं फील होती है। गुड, वेरी गुड। स्वाति जी, तो ये बताएं, हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि आपने एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के बारे में आप दोनों ने ही बताया, तो ये थोड़ा सा आसान भाषा में समझाएं आप सुनने वालों को, दरअसल क्या है और आपका काम क्या रहता है जिस कंपनी में आप हैं वहां। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आप इसको एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को इस तरीके से समझिए कि संसार में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, वर्ल्ड में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, हर चीज को इस्तेमाल करने के लिए एक तरीका होता है, ठीक है ना। आप अगर एक सिंपल मशीन भी बनाते हैं तो इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है जी। उस तरीके को शायद सब लोग ना कर पाए। मान लीजिए अगर मैं आपको कहूं कि एक मशीन है, सिलाई मशीन है, उसको आपको सिर्फ पैर से ही आप चला सकते हैं जी। जिनके पैर में दिक्कत है वो उसको नहीं चला पाएंगे जी, सही है जी। अगर सिलाई मशीन को हाथ से ही चलाया जा सकता होता तो जिनके हाथ में दिक्कत है वो नहीं चला पाएंगे जी। इसी तरीके से जब मोबाइल फोन या कंप्यूटर की बात की जाए तो जिन लोगों को दिखता नहीं है, जिनके आईसाइट ही नहीं है, वो स्क्रीन को कैसे देखेंगे और वो कैसे चलाएंगे। बिल्कुल। तो ऑल्टरनेट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, किसी चीज को किसी और तरीके से, ऑल्टरनेट तरीके से कर लेना पॉसिबल है या नहीं है, या उसकी इंश्योरिटी करना कि हाँ इसको अगर आईज से देख के ना चला सकते हो तो सुनकर चला सकें, ऐसा कोई इंतजाम करना, उस चीज को कहते हैं एक्सेसिबिलिटी बिल्डिंग जी। कि किसी भी प्रोडक्ट में एक्सेसिबिलिटी को बिल्ड किया जाता है जी। तो इसके साथ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है यूनिवर्सल डिजाइन। यूनिवर्सल डिजाइन का मतलब है कि आप ऐसा अपने प्रोडक्ट का ऐसा डिजाइन रखें जिसको मैक्सिमम लोग उसको यूज कर पाए। मैक्सिमम से यहाँ हमारा जो संदर्भ है वो ये है कि आम इंसान जिनके सारे शरीर के सारे अंग काम करते हैं नॉर्मल वे में, वो तो यूज कर ही सके, और जिनके कुछ हैंडीकैपनेस है, जिनकी कुछ डिसेबिलिटी है, जैसे चाहे वो सुन ना सके या देख ना सके या चल ना सके या हाथों में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो, वे लोग भी उस चीज का इस्तेमाल एटलीस्ट कर पाए, इस्तेमाल कर पाए जी, है ना। तो वो काम है एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करने का। हम लोगों का यही काम है, और हमारा मेजर वर्क जो है वो आईटी सिस्टम में, मतलब कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो बनती हैं जी, उनकी एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करना। हम ये टेस्ट करके बताते हैं कि XYZ जो भी प्रोडक्ट है उसके एक्सेसिबिलिटी में क्या इश्यूज हैं, उसको किन लोगों को इस्तेमाल करने में दिक्कत हो सकती है, और उसे कैसे फिक्स किया जाए, कैसे उसको सुधारा जाए ताकि वो पॉपुलेशन भी उसको यूज कर सके। क्या तो मुकेश जी, जैसे आप मैकडोनाल्ड में हैं जी, तो वहाँ उनके जो ऐप वगैरह हैं आप उनकी एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, या वैसे मैकडोनाल्ड तो मेरे ख्याल में फूड आइटम्स के लिए जानी जाती है ना। मैकडोनाल्ड काफी चीजों के लिए जानी जाती है जी। मैकडोनाल्ड्स का जो बैकग्राउंड सिस्टम है, जैसे उनकी एप्लीकेशन, उनकी वेबसाइट, ठीक है, और यूएस में तो उनके कियोस्क भी लगे हैं। जो कियोस्क ऐसा सिस्टम होता है, बड़ी सी स्क्रीन होती है, आप रेस्टोरेंट में जाएं, उस बड़ी सी स्क्रीन पे अपने मेन्यू को एक्सप्लोर करके वहीं अपना ऑर्डर बिल्ड करें और एक स्लिप प्रिंट करा के आप दे सकते हैं काउंटर पे कि ये मैंने ऑर्डर बिल्ड किया, आप ये प्रिपेयर कर दीजिए। तो वो सब चीजों की एक्सेसिबिलिटी पे हम ध्यान देते हैं। अब मान लीजिए कियोस्क पे कोई पर्सन आए और अगर वो व्हील चेयर पे है तो वो कैसे कियोस्क यूज करेगा, क्योंकि कियोस्क की हाइट तो ऊंची होती है। हमारे टेस्टिंग में हमने पाया कि अगर हम कियोस्क की स्क्रीन को आधा डिस्प्ले में रखें तो व्हील चेयर यूजर भी उसे यूज कर पाएंगे। तो हमने वो चेंजेस सजेस्ट किए और वो चेंजेस इम्प्लीमेंट हुए। आज काफी कियोस्क एक्सेसिबल है यूएस में। इंडिया के हिसाब से आप बताएं कि
क्या फैसिलिटीज है मतलब? हाँ, इंडिया की जी पहली बात तो मैं बहुत उसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंडिया वाले प्रोसेस में अभी हमारा ध्यान है नहीं। जो ओवरऑल मैकडॉनल्ड एक्सेसिबिलिटी की जो बात है वो इंडिया प्रोसेस में उनका फोकस अभी है नहीं। उसका मेन रीजन ये है कि मैकडॉनल्ड्स डायरेक्टली इंडिया वाले को कंट्रोल नहीं करता है। इंडिया के जो फ्रेंचाइजी है वो 2 वेंडर्स के पास है, ईस्ट और वेस्ट की अलग अलग फ्रेंचाइजी हैं और दोनों अलग अलग हैं जी। फिर भी मैकडॉनल्ड्स की एक एप्लीकेशन आती है मैकडॉनल्ड्स लाइट के नाम से, LITE लाइट। वो एप्लीकेशन बहुत हद तक आप मैं कहूंगा 80% वो एक्सेसिबल है। उसके थ्रू आप ऑर्डर प्लेस करना चाहें तो मैकडॉनल्ड ऐप के थ्रू आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। रेस्टोरेंट एक्सेसिबिलिटी से मतलब है कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, रेस्टोरेंट में कोई व्हील चेयर यूजर आराम से जा सके या कोई ब्लाइंड पर्सन है वो आराम से अब जाके अपनी सीट लोकेट कर सके, उस तरीके की फैसिलिटी अभी इंडिया में डेवलप नहीं हुई है। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं और जो गवर्नमेंट आर्किटेक्चरल गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं किसी भी कमर्शियल प्लेस की एक्सेसिबिलिटी सबके लिए होनी चाहिए। मतलब आप जाने की सुविधा रैंप द्वारा बनाई जाए ताकि कोई भी डिसेबल पर्सन, व्हील चेयर बाउंड पर्सन जो है वो वहां पे जा सके। तो उसका मैं समझता हूँ धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के उसमें जागरूकता आती जा रही है वो चीजें बदलती जा रही है और काफी सारी चीजें एक्सेसिबल होती जा रही है। अब जैसे आप देखिए मॉल्स में अगर आप जाते हैं जी तब मॉल्स में ऑलमोस्ट लिफ्ट्स हैं और ये रैंप बनी हुई है ताकि व्हील चेयर आप ले जा सके आराम से जी, है ना। तो वो सुविधाएं बन रही है धीरे धीरे। चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत ही मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को भी ये समझ में आया होगा और ये एज अ करियर भी लोग अपना सकते हैं और अपना ही रहे हैं, हालांकि बिल्कुल अपना सकते हैं। इसमें एक रिसेंट में अगर आपको बात बताना चाहूँ, बताने का इच्छा रखता हूँ कि अगर आप देखें कि आप सिक्के देखें, कॉइन्स उठा के देखिए, जो पुराने कॉइन्स थे वो सब एक्सेसिबल थे। मतलब आप छू कर पता लगा सकते थे कि ये 1 रुपए का सिक्का या 20 पैसे का, 25 पैसे का, सब सिक्कों का शेप अलग थी। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली अभी जो नए सिक्के लॉन्च हुए 1 रुपए के, 2 रुपए के, अब उनका साइज एक ही है। जी हाँ, अब उनका साइज एक है जिससे बड़ी डिफिकल्टी होती है अब ये पता करने में कि वो 1 रुपए का या 2 रुपए का है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुरू में जब 5 के और 10 के सिक्के भी लॉन्च हुए थे वो भी एक्सेसिबल थे, अपने साइज में और विड्थ में बिल्कुल डिफरेंट होने की वजह से उनकी पहचान की जा सकती थी छू के कि वो कितने के सिक्के हैं जी। पर अभी रिसेंटली 5 के जो नए सिक्के आए हैं वो 2 रुपए के सिक्के जैसे ही लगते हैं सुनने में। सही तो कह रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट है और पिटीशंस डाली हुई हैं कि सिक्कों की शेप अलग अलग रखिए ताकि पहचानने में आसानी हो। अगर आप शेप अलग नहीं रख सकते तो एटलीस्ट विड्थ, उनकी मोटाई है चाहे उनकी चौड़ाई है, वो थोड़ी अलग अलग रखिए ताकि उनको पहचाना जा सके। इसी तरीके से नोट में भी अगर आप देखें, करेंसी नोट्स जो है हमारे, उस पे भी अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं जिनके थ्रू उनको पहचाना जा सकता है। जैसे 2000 के नोट में आपको लाइंस मिलती है जी, साइड में 100 रुपए के नए नोट पे भी आपको लाइंस मिलती है। तो उन लाइंस को काउंट करके आप उन नोट्स की पहचान कर सकते हैं कि वो कितने डिनोमिनेशन का नोट है। तो ये भी पार्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी ही है। कोई जब यूनिवर्सल डिजाइन को कंसल्ट करेगा तभी उनको ये पता चलेगा ना कि हमारे इस डिजाइन में ये दिक्कत है। तो हर कंपनी आजकल एक्सेसिबिलिटी में, हर मेजर कंपनी, मैं कहूंगा गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, सब अपने एक्सेसिबिलिटी में काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। उम्मीद है कि ये कहते हैं ना राम राज्य आएगा, तो राम राज्य आने की उम्मीद है बहुत अच्छे से। कभी ना कभी ये दुनिया बहुत सुगम होगी, बहुत एक्सेसिबल होगी सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए। पर उसके लिए निरंतर प्रयास सबको करना पड़ेगा और सब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी अपनी समझ का दायरा बढ़ाइए और लोगों को समझाइए। जो चीजें आपको समझ में आ गई है उसको औरों को समझाना जरूरी है और उसके लिए प्रयास करना भी जरूरी है। तो सब अपने अपने लेवल पे करें। हम लोग किसी कंपनी के साथ जुड़ के करें चाहे इंडिविजुअल करें, उसका प्रयास करना जरूरी है। क्या बात है, बहुत खूब। और मुझे लगता है कि आज के शो का ये सबसे इम्पोर्टेंट वाक्य, प्रयास करना जरूरी है। चलते चलते आज तो समय कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। स्वाति जी, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, फिर हम मुकेश जी से भी संदेश लेंगे। जी स्वाति जी।
जी संदीप जी, थैंक यू सो मच। पहले तो हम लोगों को इनवाइट करने के लिए और एक अच्छा मतलब सेशन कंडक्ट कराने के लिए। जी। हम लोग को 10 साल हो गए शादी को, बट हम लोग कभी इतना डीपली नहीं सोचे कि हमारे बोलने से या हमारे मतलब हम लोग जो टेक्निक्स यूज करते हैं अपने बच्चे के साथ या अपने रियल लाइफ में, अपने डे टू डे लाइफ में, वो किसी को हेल्प कर सकता है, किसी को ये मतलब एनलाइटन कर सकता है कि वो लोग भी इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। डेफिनेटली मेरे को भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और हम अपने ऑडियंस को, अपने श्रोताओं को यही कहेंगे कि नेवर लूज होप। फिर चाहे वो करियर हो, फिर चाहे वो एक शादीशुदा जिंदगी या एक बच्चा संभालना या एक पेरेंटिंग की बात हो, तो अपने मतलब उम्मीद कभी मत खोइए, हमेशा कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिशें ही कामयाब होती हैं। क्या बात है। जी 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 जी, बहुत खूब स्वाति जी। तो कोशिशें ही कामयाब होती हैं। मुकेश जी, आप भी हमारे श्रोताओं को बताएं, अपनी ओर से संदेश दें आज के इस कार्यक्रम में। एक बातचीत में एक मेरे मित्र ने कहा था, होप ही जिंदगी की वो तोप है जिससे किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो मेरा सबको अच्छा संदेश यही है कि स्वास्थ्य, आप अपनी प्रायोरिटी जिंदगी में अपनी प्रायोरिटी सेट करें। सबसे पहला स्वास्थ्य, आपका खुद का स्वास्थ्य अच्छा हो, ठीक है, अच्छा खाएं, अच्छा रहन सहन रखें, अच्छी हाइजीन मेंटेन करके रखें, एक्सरसाइज करें जी। फिर अपने एजुकेशन को जो है प्रायोरिटी दें। आप चाहे ग्रेजुएट हो गए हो, चाहे एमए कर ली हो, चाहे डॉक्टरेट कर ली हो, आपकी एजुकेशन कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन थिंकिंग, कीप ऑन रीडिंग जी, ये बहुत जरूरी है। और फिर आप अपने प्रोफेशनल करियर पे ध्यान दें। जो आपकी ग्रोथ है, उसका ग्रोथ का आर्क जो है हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, चाहे बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी से जाए, पर जाए ऊपर की तरफ ही जाए, ये इंश्योर करके रखें। और जितना हो सके इस समय को, करंट में रह के एकदम अपनी वर्तमान को एंजॉय करना सीखिए। फ्यूचर में क्या होगा उसकी टेंशन पालने से ज्यादा अच्छा है कि अभी क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे मस्ती करनी है, कैसे काम करना है, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस रखिए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। तो श्रोताओं, आज आपने सुना मुकेश जी और स्वाति जी को हमराही कार्यक्रम में। उम्मीद है हमेशा की तरह कार्यक्रम आप सबको पसंद आया होगा, लेकिन हम सबको आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार है, सुझावों का इंतजार है और आपकी शिकायतों का भी इंतजार उतना ही है। तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम तो अब समाप्त करते हैं। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM और मुस्कुराते भी रहिए। एक बार फिर से सभी श्रोताओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक का काम है समाज में रोशनी लाना, समाज में ज्ञान को फैलाना, और ये काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मुकेश जी, स्वाति जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, कॉल करें 94 14 15 14 15 पर, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं info@radiomadhuban.in पर। आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं रेडियो मधुबन को सुनने के लिए गूगल प्ले स्टोर से। तो इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का, चाहे वो रेडियो मधुबन का मंच हो या फिर रिकॉर्डिंग क्लब का कोई मंच हो। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। नमस्कार।